नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं शब्द शक्तियों के बारे में। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, क्या होती हैं, तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा। शब्दार्थ है, संबंध है, शक्ति यानी शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में अर्थ निहित रहता है, यानी प्रत्येक शब्द के अंदर अर्थ छिपा हुआ रहता है और शब्द शक्तियों के द्वारा ही उस शब्द के अर्थ का हमें बोध होता है, पता चलता है। तो इस प्रकार हम शब्द शक्ति की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, यानी शब्द के अंदर छिपे हुए अर्थ को जानने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती हैं। उसके पश्चात शब्द शक्ति के भेद। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की मानी गई हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक शब्द शक्ति से जुड़े हुए जो शब्द हैं और उनका जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, वो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले है अभिधा शब्द शक्ति। यहाँ पर उसका शब्द क्या है? वाचक, यानी जिस शब्द का अर्थ हम अभिधा शब्द शक्ति से जानते हैं उसे कहते हैं वाचक, और जो अर्थ हमने जाना उस अर्थ को कहेंगे वाच्यार्थ। उसी प्रकार कि जिस शब्द का अर्थ हम लक्षणा शब्द शक्ति से जानेंगे उस शब्द को कहेंगे लक्षक, और जो अर्थ हमें मिला उसे कहेंगे लक्ष्यार्थ। वैसे ही व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति यानी जिस शब्द का अर्थ हम व्यंजना शब्द शक्ति से जानते हैं उसे व्यंजक कहते हैं, और उसके द्वारा प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। देखिए इनमें से जो वाच्यार्थ हैं, वाच्यार्थ के लिए हम दूसरा शब्द मुख्यार्थ भी प्रयोग करते हैं। मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ। और एक और है अभिधेयार्थ, ये इसी के नाम हैं। वाच्यार्थ को चाहे अभिधेयार्थ कह लो या फिर मुख्यार्थ कह लो। तो ये थे शब्द शक्ति के भेद बताए मैंने आपको, उनसे जुड़े हुए शब्द और उनके अर्थ को क्या कहते हैं ये बताया। अब हम अलग अलग से शब्द शक्तियों की परिभाषा पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति सबसे पहले मैंने लिखी है। अभिधा शब्द शक्ति किसी भी शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक उसका जो प्रचलित अर्थ का बोध कर लेता है उसे कहते हैं वाच्यार्थ, और उस वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया था कि अभिधा से जो अर्थ हमें प्राप्त होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, और उस वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी हो गई? अभिधा शब्द शक्ति हो गई। यानी इसको आप और भी इस परिभाषा को सरल शब्दों में याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रचलित और निश्चित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, निश्चित और प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती हैं। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। हमें फल खाने चाहिए, तो यहाँ पर जो फल है उसका सामान्य अर्थ यहाँ पर ग्रहण किया गया है, तो इसे पढ़ते ही उसी पल हमें इसका अर्थ जो है वो समझ आ गया है, तो यहाँ पर हो गई अभिधा शब्द शक्ति। ऐसे ही कमल, कमल जब हम कहते हैं तो एक विशेष प्रकार का फूल, कमल का ज्ञान हमें, बोध हमें तभी हो जाता है, तो वो है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। यानी किसी भी शब्द को सुनकर या पढ़कर हमें उसी समय उसका अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अगली जो शब्द शक्ति है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को ही लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मोहन गधा है,
अब देखिए यहाँ पर गधा, गधा का मुख्य अर्थ तो क्या है, एक जानवर है गधा, ठीक है। तो लेकिन हमारी परिभाषा क्या थी, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर, तो गधा एक जानवर है, वो उसका मुख्य अर्थ यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा, बल्कि हमने प्रयोजन, एक विशेष प्रयोजन से, यानी मोहन को हमने गधा इसीलिए कहा क्योंकि हम उसको मूर्ख यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो मोहन गधा है, इसका अर्थ क्या हो गया, मोहन मूर्ख है। तो लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पर होती है कि जहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर हम रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उस मुख्य अर्थ से ही संबंधित कुछ अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन के आधार पर हमने गधा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि गधे का मुख्य अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, जानवर हैं, और जानवर जो अर्थ हैं वो यहाँ पर बाधित हो रहा है, और एक विशेष प्रयोजन के आधार पर हमने यहाँ पर इसे मूर्ख शब्द को ग्रहण किया है, तो यहाँ पर इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल है, राधा का मुख कमल है। अब देखिए कमल तो मैंने आपको बताया था एक विशेष प्रकार का फूल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राधा का मुख और कमल हम कहें तो दो अलग अलग वस्तुएं हो गई ना, किंतु उस मुख की सुंदरता को और बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए एक विशेष प्रयोजन से इन दोनों को एक कर दिया गया है, मुख और कमल को। तो एक विशेष प्रयोजन के कारण इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसे भी हम कहेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है, यानी मुख की सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए एक मुख्य अर्थ के रूप में यहाँ पर कमल, इसका मुख्य अर्थ क्या है, एक विशेष फूल, तो फूल के लिए यहाँ पर न आकर वो मुख की कोमलता और सुंदरता को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरी शब्द शक्ति है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए व्यंजना, व्यंजना दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस अंजना, ठीक है। तो वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, और अंजना का अर्थ हो गया दृष्टि, यानी तो इसका विशेष और अंजना का अर्थ भी हो गया, तो दृष्टि भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर प्रकट करने वाली शक्ति भी हम इसको कह सकते हैं। और परिभाषा देख लीजिए, वी मैंने विशेष, अंजना मैंने दृष्टि या कोई या शक्ति कह सकते हैं। जहाँ शब्द का अर्थ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के द्वारा नहीं निकलता, वहाँ पर शब्द की गहराइयों में छिपे हुए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जहाँ पर अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति विराम ले लेती है, वहाँ पर फिर कौन सी शब्द शक्ति काम करती है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उसका घर गंगा में है, मोहन भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कोई नाम भी लिख सकते हैं, मोहन का घर गंगा में है। अब देखिए मोहन का घर कहें या उसका घर कहें, गंगा में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर सूक्ष्म अर्थ छिपा हुआ है वो क्या लिया, क्या अर्थ ग्रहण हमने किया कि मोहन का घर जो है वो गंगा के पास है, निकट है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि मोहन के घर में जो गंगा नदी की पवित्रता है वो पवित्रता है, ठीक है। तो यह ध्वनित हो रहा है ना अर्थ, क्या ध्वनित हो रहा है कि जो ये ध्वनित अर्थ निकल रहा है, गंगा का पवित्रता निकल रहा है और गंगा के निकट निकल रहा है, तो ये ही क्या है, व्यंग्यार्थ है। और इसी व्यंग्यार्थ का बोध हमें किससे होता है, व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। तो ये थी व्यंजना शब्द शक्ति। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सूर्यास्त हो गया। जैसे मान लो कि सास ने अपनी बहू से कहा कि सूर्यास्त हो गया है, ठीक है, और बहू ने उसका क्या अर्थ लगाया कि बहू ने उसका अर्थ ये समझा कि दीपक जलाओ, है ना। क्योंकि देखो आपको थोड़ा क्लियर करके इसका समझा भी देती हूँ। अब सूर्य का जो अर्थ है वो, सूर्य का जो अर्थ है वो दीपक तो नहीं है ना, और अस्त होने का अर्थ
जलना भी नहीं है कि कोई ये सोचे कि वो दीपक कह रही हो, जलना कह रही हो, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके प्रचलित अर्थ नहीं है। तो उसी प्रकार ये लक्षणा भी यहाँ पर काम नहीं करती, क्योंकि लक्षणा कहाँ पर काम करती है, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होती है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर काम नहीं करती। तो इसलिए इसमें एक विशेष अर्थ की व्यंजना हो रही है कि सास ने कहा कि सूर्यास्त हो गया और बहू ने उसको क्या समझा कि दीपक जलाओ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। तो 3 शब्द शक्तियाँ थी हमारी। देखिए साहित्य में जो लक्षणा और व्यंजना से युक्त जो काव्य होता है उसे उच्च कोटि का काव्य माना जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्द शक्तियों का ज्ञान हो गया होगा, समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें ताकि और विद्यार्थी भी इसके साथ जुड़ें और अपने जो प्रश्न हैं या अपना जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। तो इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।